अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज मेरे साथ एक बड़ी अच्छी शख्सियत मौजूद है, मोनिस अलवी। ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं और आज मैं ख़ास तौर पे इनके पास आया हूँ मिलने कि ये देखने के लिए कि क्या वजह हो गई कि के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 40 अरब रुपए का लॉस दिया है अपने पिछले 9 महीने के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री देखूँ तो के इलेक्ट्रिक 2005 में प्राइवेटाइज हुई थी, उस वक्त ये लॉस मेकिंग एंटिटी थी और 2008 में तकरीबन इसने 16 अरब रुपए का लॉस किया था, जो 200 मिलियन डॉलर के करीब करीब बनता है। और उसके बाद 2012 के अंदर इसका टर्न अराउंड हुआ और ये प्रॉफिटेबल हुई, क्योंकि इसके AT&C लॉसेस जो होते हैं, जो कि कंबाइंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी के लॉसेस होते हैं, वो 40-42% थे जब ये कंपनी प्राइवेटाइज हुई और आहिस्ता आहिस्ता कम करके अब 20% पे आ गई। तो 2012 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और उसके बाद ये थ्रू आउट प्रॉफिट देती रही। एक साल कोविड का आया था, 2020 का गालिबन, कि जिसके अंदर इसने मार्जिनल लॉस दिया था, बट कोविड में तो सब ही लॉस कर रहे थे। उसके बाद एकदम ऐसा क्या हुआ कि 2022 के अंदर अभी 9 महीने में 40 अरब का लॉस दे दिया। ऐसी क्या वजह हुई, वो क्यों ये लॉस हुआ और क्या कोई ये एक प्रॉब्लम है, ये गोइंग कंसर्न है या ये एक ब्लिप है? तो ये हम जानेंगे आज मोने से इस जो आज के एपिसोड में। और इसके अलावा हम थोड़ा के इलेक्ट्रिक के फ्यूचर प्लान्स और थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। जी मोनिस जनाब, पहला सवाल जैसे मैंने बात की कि जी क्या वजह हुई इतना लॉस हो गया, बड़े लोग परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली खज़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आप हमको ये अपॉर्चुनिटी दी आपने हमें कि हम एक्सप्लेन करें। और माशाल्लाह जो आपका एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि लोग भी आपकी बात सुनते हैं और वो ये देखेंगे और हमें अपनी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। तो बिफ़ोर आई गो इनटू द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि क्योंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है और हमारा जो टोटल डेट लेवल इस वक्त है वो तकरीबन कोई 300 अरब के लगभग है, 300 बिलियन रुपीस। और ये 300 अरब की जो लेंडर्स हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मतलब ये जर्मनी से लेकर के, यूरोप से लेकर के, चाइना से लेकर के पाकिस्तान, इन सब मुल्कों में हमारे लेंडर्स मौजूद हैं। और बड़े माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेंडर्स हैं जो कि बड़ा ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिफोर एक्सटेंडिंग एनी लोन्स टू एनी एंटिटी। एंड देन वी हैव आवर ओन 13 मेंबर बोर्ड, जिसमें कि फॉरेनर्स भी हैं और उसमें लोकल भी लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस सीजन लोग हैं। तो मैं सबसे पहले बिफोर गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये बता दूं सर कि ये लॉस जो है ना, इसका सब्सटेंशियल पार्ट, सब्सटेंशियल ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर ये बजट हुआ था। और जिस टाइम पे हम बजट बना रहे थे, उस बजट बनाने के टाइम पे ही हमको अंदाज़ा था कि ये लॉस होगा। और उन तमाम लेंडर्स को वर्ल्ड वाइड ये बात हमने पहले से बता दी थी कि आप लोग तैयार रहिएगा ज़रा, क्योंकि हमें पता था। और मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। तो जो रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को सामने रखते हुए हमने इस बात के बावजूद कि हम एक बहुत बड़ा लॉस का नंबर बजट कर रहे हैं जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसी बोर्ड से और उन्हीं लेंडर्स को बता के नेपरा के पास अपना अगले 7 साल का प्लान जमा कराया। और उस प्लान के अंदर हमने, जो कि यकीनन नंबर्स जो है ना वो आगे फर्म अप होंगे, तकरीबन 484 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान हमने जमा कराया। तो जो चीज़ मैं समझता हूँ कि सब लोगों को समझनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे, वो ये कि लॉस जो आया है वो किस वजह से है, जिसमें मैं बात करूँगा। बट एट द सेम टाइम हम अभी भी पूरी तरह कमिटेड हैं कि हम कराची शहर को स्टेबल रखने के लिए, इंडस्ट्री को कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारा सैफ़ी और सैडी होता है, जो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ इंटरप्शंस होते हैं, उसको बेहतर करने के लिए हम कमिटेड हैं और हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट होगी अली खज़र साहब, तो इसका मतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट प्लान को सपोर्ट भी किया जाएगा थ्रू फाइनेंसिंग। तो तमाम लेंडर्स को ये पता है, उनके पास प्रोजेक्शंस हैं कि इट इज़ अ ब्लिप ऑब्वियसली, क्योंकि हम रेगुलेटेड एंटिटी हैं और हमारा टैरिफ जो है ना वो सेट होता है और उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट टैरिफ परफॉर्म करते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फंड द इन्वेस्टमेंट प्लान,
to continue to do what we have to do is dependent on a tariff which we have filed, and we have all the reasons to believe कि इंशाल्लाह ताला हमें सही टैरिफ मिलेगा। और ये जो लॉस हुआ है ये एक ब्लिप के तौर पे इस साल में ज़रूर एडजस्ट होगा, मगर आगे टैरिफ के अंदर जो इश्यूज़ को जब हम जो ये पॉलिसी इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करेंगे तो हम एक सस्टेनेबल एंटिटी होंगे और हम इस इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द रीजंस ऑफ दिस लॉस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा टैरिफ जो है ना वो रेगुलेटेड है, हम अपनी तरफ से ना कोई पैसा बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। जो कॉस्ट्स होती हैं वो जो पुराना हमारा जो टैरिफ दिया हुआ है उसके तहत पास थ्रू होती हैं, कम या ज़्यादा। तो जो इसमें मैं 4 एलिमेंट की बात करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है। एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी वजह से एक इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन हुआ है और ओवरऑल कंजम्पशन रेजिडेंशियल की भी कम है और कमर्शियल भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो हम तकरीबन 5.8% लोअर सेंट आउट पे काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और जो कि मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में वो कोई 9% के करीब है। और अगर हम खाली मंथ ऑन मंथ अगस्त का देखें तो शायद 16% के करीब डिक्लाइन है। हमारा टैरिफ जो है ना वो एक सर्टेन सेंट आउट मार्च का 16% डिक्लाइन है। हमारा जो टैरिफ है ना वो ये अज्यूम करता है कि हमारी एक ग्रोथ आएगी जो नहीं आ रही, और उस मैकेनिज़्म के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आपका सेंट आउट गिर जाए तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो हमें उसकी वजह से तकरीबन एक आप समझ लें कि 7 से 8 अरब रुपए का लॉस हमें सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। फिर क्योंकि ये जो टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है जिसकी रीज़न्स आपको शायद मुझसे ज़्यादा पता होंगे, हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है। तो जब आप इतना मैसिव टैरिफ इंक्रीज़ करते हैं तो इनएडवर्टेंटली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी यूटिलिटी जाके वो सारे पैसे कलेक्ट कर ले। और मैं आपको अलग से भी इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा कि इस वक्त जो है वो यूएस और यूरोप में, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर है, वहाँ पे लोगों ने डिफ़ॉल्ट करने शुरू कर दिए हैं। यूरोप के अंदर बेस्ट डिफ़ॉल्ट्स हैं, यूएस के अंदर कोई 20 लाख कस्टमर्स जो है ना जो हमेशा पे करते थे वो पे नहीं कर पाए हाउस होल्ड्स। सो ये इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज़ हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। सो हमारा भी जब ये टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है तो हमें तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 3.5% का एक डेंट है रिकवरी के बाद, जिसको हम पूरी कोशिश करें कि हम उसको मेकअप करें, मगर उसकी वजह से हमें तकरीबन एक कोई 9 से 10 अरब रुपए हमें हमारा कॉस्ट आ रही है। और अगेन वो हमारी जिम्मेदारी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। उसके अलावा क्योंकि हमारा जो रेगुलेटरी टैरिफ है उसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो एक 12.5% पे हमारी फ़िक्स है। जब ये इंक्रीज़ हुआ है तो ये हम टैरिफ में पास थ्रू नहीं करा सकते, जो कि इस वक्त हमारी तकरीबन आप समझ लें 21% से ऊपर चली गई है। तो हमें तकरीबन एक 12 अरब रुपए का लॉस हो रहा है जो कि फाइनेंशियल चार्जेस की वजह से है, जो हम पास थ्रू नहीं करा सकते। और जो इसमें जो आखिरी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज के डेट्स हैं, जो फॉरेन लायबिलिटी है उस पर में तकरीबन 9 अरब रुपए का एक्सचेंज रेट का हिट आ रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अगर मैं आपसे ONM की बात करूँ जो हमारे कंट्रोल में है, तो जहाँ पे नज़र आता है कि तकरीबन इस वक्त अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन भी निकालूँ तो वो कोई 25% से ज़्यादा है। हमारी ONM की ग्रोथ हार्डली 10% भी नहीं हुई है। तो हमने वहाँ पे बहुत कंट्रोल किया है, बड़े इनिशिएटिव्स लाए, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। वी हैव डन मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ विच आवर ONM इंक्रीज इज़ मच लोअर देन the overall inflation that is being hit to the ज़बरदस्त। जैसे मैं आपके भी फाइनेंशियल देख रहा था तो भी उसमें जो आपके T&D लॉसेज हैं, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो कि जितने आपने यूनिट प्रोड्यूस किए और जितने आपने सेंट आउट किए उसके ऊपर जो आपकी रिकवरी वो बेहतर हो रही है, यानी कि T&D लॉसेज कम हो रहा है लेकिन रिकवरी। तो आपने कहा कि एक तो जो चूँकि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं उससे जो आपके बिल की रिकवरी होती थी वो तकरीबन आपकी 96-97 97% थी पिछले साल, वो गिर के को 93-94% पे आ गई है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। दूसरा आपका ये है कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे चला गया है तकरीबन। आपको जो उसकी अमाउंट है 12.5% में मिलती है, वो लॉस को कर रहा है। और फिर है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हुआ है तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज़ हैं इस पे लॉस हुआ है। तो और दूसरा ये है कि ओवरऑल चूँकि डिमांड गिर गई है, और मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था तो आपने मुझे अपना नया RLNG का प्लांट दिखाया, वो भी कमीशन कर गया है, और भी आपके नई वो प्लांट्स आ रही हैं, हुकूमत से आपको आ रहा है।
तो ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट आपकी आ रही है। तो जब से, और दूसरा आप जो ओवरऑल अपनी T&D को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो है वो सेंट आउट गिर गया है। और ये सेंट आउट इसलिए गिरा है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं, एक ओवरऑल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और दूसरा रिकवरी भी इसलिए कम हुई है चूँकि कीमतें बढ़ी हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो ये दो वजह है। तो ये तो अब आपका लॉस आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस है जो आपकी रिटेन इनकम से जा रहा है। और अभी इंटरेस्ट रेट अगले साल भी ऊपर रखते हैं और टैरिफ भी ऊपर रहते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी रहेगा, तो ये सिचुएशन शायद रहे इसी तरह की। तो जो कंसर्न है कि आपने भी 2 महीने पहले एक अपना पूरा प्लान दिया, तकरीबन 484 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया अगले 5 से 7 साल का, कि जी अगले 5-7 साल में आप ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आप जनरेशन की तरफ ये आएंगे, ये एक्सपेंशन करेंगे। तो इस तरह का जब लॉस होता है तो आप कि वो कमिटमेंट जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की दी है वो किस तरह पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा पहले वाली बात को रिपीट करूँगा कि जब हमने वो इन्वेस्टमेंट प्लान जमा कराया था, तो जिस बोर्ड ने वो इन्वेस्टमेंट प्लान को अप्रूव किया था, उस बोर्ड ने ही वो बजट अप्रूव किया था जिसमें लॉस आ रहा था। तो इसका मतलब ये है, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई प्लान तो है जो हमने सबमिट किया होगा कि वाइल वी आर गोइंग टू हैव अ बिग लॉस बट स्टिल, तो इसका मतलब है कि ये सब प्रिडिक्टेबल था। तो हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि ये लॉसेस जो हुए हैं, दे आर प्रीडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, एंड जो हमारे पास, मैं इनहेरिट तो नहीं करूँगा बिकॉज टैरिफ हमने ही फाइल किया था, मगर एक सर्टन अजम्पशंस पे फाइल किया था, और वो पॉलिसी फैसले जिसकी बेसिस पे वो टैरिफ फाइनली अप्रूव हुआ था, हमारी कोशिश ये है, और हमने रेगुलेटर को और गवर्नमेंट को एक्सप्लेन भी किया है कि हमारा के इलेक्ट्रिक का जो रिटर्न है ना, वो होना चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करें और बेंचमार्क्स को मीट करें। हमें इस बात पे रिटर्न नहीं बनाना कि क्या आप हमें 15% का इंटरेस्ट रेट टैरिफ में दे देते हैं और असल इंटरेस्ट रेट 10% होगा तो 5% पैसे बना लें, या अगर वो 20% हो जाए तो हम नुकसान कर लें। हम ना स्पेकुलेशन के बिजनेस में नहीं काम करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी कॉस्ट है, अल्लाह करे ये 6% हो जाए तो टैरिफ कम हो जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता ये 25% हो जाए तो टैरिफ इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर हम प्राइवेट हो, मिसाल के तौर पे, और आपको पता है कि हमने एक जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फाइल किया, हमने नॉन एक्सक्लूसिव फाइल किया। हमने कहा जी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है जी, सीखेंगे इंशाल्लाह हम भी, और जो आएगा मुकाबला करेंगे, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। तो अगर जो है ना, अगर मैं एक आज़ाद हूँ कोई कंपनी और मुझे बिजली प्रोवाइड करनी हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो सर मेरी बिजली की कीमत बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना मार्जिन तो नहीं है ना कि मैं उस इंटरेस्ट रेट हाइक को या एक्सचेंज रेट के हिट को एब्जॉर्ब कर लूँ फ्रॉम आवर ओन रिटर्न। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देंगे आदमी को, जो कंपनी होगी उसको इतना ज़्यादा रिटर्न देंगे कि वो ये डाइजेस्ट कर सकता होगा कि 5 से 8% का इंटरेस्ट रेट हिट आई मगर फिर भी प्रॉफिट बना लिया, तो फिर इसका मतलब है टैरिफ इज़ हाई। सो टैरिफ, हमारे पास जो मूविंग पार्ट होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, अगर वो किसी चीज़ को मूव कराएं तो वो मूव होनी चाहिए। हमारा बेंचमार्क है, जो भी नेपरा हमारे साथ एग्री करेगा कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड T&D ये होना चाहिए, या हमारी सैफी ये होनी चाहिए, या हमारी प्लांट की एफिशिएंसी ये होनी चाहिए, अगर हम उसको मीट करें और हम इन्वेस्ट करें, तो हमारे इन्वेस्टर का रिटर्न है ना, वो उसका बनना चाहिए। इट शुड नॉट बी एडजस्टेड बाय एनी सच एलिमेंट्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये, और इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अभी आपको इंशाल्लाह मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होगी, तो अगर आप ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो है ना, ये चाहेंगे कि ये इन्वेस्टर इसको एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट करे या अपने रिटर्न के अंदर इसको किसी तरीके से एडजस्ट करे ना, तो वो आपसे आके पहले दिन ये कहेगा कि मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न दे दो। क्योंकि देखिए, एक अगर आप किसी को इंश्योरेंस बेचेंगे ना, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट हो, तो अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई हेज दे दूँ, तो फिर हेजिंग कॉस्ट दीजिए। हेजिंग कॉस्ट जब देंगे आप, तो या तो मैं पैसे बनाऊंगा या मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने पैसे बना लिए ना, तो इसका मतलब अपफ्रंट टैरिफ बहुत ज़्यादा दे दिया।
तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप IPPs का मॉडल देखें तो उसके अंदर जो है ना, जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स होती हैं, एक्सचेंज रेट की हिट सारी होती हैं, वो सारी पास थ्रू हो रही होती हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ को मैं पिछले जवाब में रह गया था कि जो एक्सचेंज रेट का हमें लॉस आया है, ये भी हमें आना नहीं चाहिए था। इसकी वजह ये है कि जो फॉरेन लोन्स हमारे ना, उनको हेज होना चाहिए। हमारे पास अप्रूवल भी मौजूद है हेजिंग की, मगर क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की सिचुएशन मुल्क में ज़रा इस वक्त थोड़ी स्केर्सिटी है और हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम अभी तक बैंक्स के ज़रिए ना उस लोन को हेज नहीं कर पाए, जो हमने डिसबर्स तो करा लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहे हैं चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर ये हेजिंग अवेलेबल हो जाएगी तो ये प्लस जो आगे लोन्स हैं वो सब हेज्ड होंगे। हेजिंग की कॉस्ट हमें टैरिफ में मिलती है, वो हमें मिलेगी, वो जो भी होगी वो पास थ्रू होगी। हमने अप्रूवल भी ली, मगर क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि हम हेजिंग नहीं कर पाए, इसलिए हमें लॉस, वरना हमें ये लॉस नहीं होता। लेकिन हेजिंग जो है आगे जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो दोनों इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी और एक्सचेंज रेट के ऊपर भी। ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर हेजिंग जो है ना, वो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पेकुलेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी डॉलर लायबिलिटी होती है, तो डॉलर लायबिलिटी को हेज करना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब हमें डॉलर चाहिए होगा तो हमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट की हेजिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर वो इस तरह स्पेकुलेशन हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है, जिसको हम एक सक्सेस स्टोरी है, जिसके ऊपर पे हम लिखते भी आए हैं कि जी ये प्राइवेटाइज हुई 2005 में, उसके बाद टर्न अराउंड हुआ 2012 में, प्रॉफिटेबल हुई, AT&C लॉसेज जो है उसके 40% से 20% में पिछले 15 साल में आ गए। कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें जगह जो अंधेरे में थी वहाँ पे रोशनी आ गई और एक अच्छी सप्लाई आ रही है। तो ये एक हम एज अ केस प्रेजेंट करते हैं शो फॉर बाकी मुल्क के अंदर जो 9-10 डिस्कोज हैं कि उनको भी इस राह पे चलना चाहिए। तो वो हम क्या कह सकते हैं कि हम अभी चल सकते हैं उसमें, क्योंकि आपकी जो इस साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जिसके आपने वजूहात तो बताई हैं कि आपने हैज नहीं कर पाए, आपके ये मसले थे, बट अगर मैक्रो इकनॉमिक एनवायरनमेंट अगले 1-2 साल भी ऐसी रहती है, आप हैज नहीं कर पाते, रिकवरी के भी इशूज़ आते हैं, ये आते हैं, तो क्या कहीं एक सक्सेस स्टोरी रहेगी या ये भी फिजल आउट हो जाएगी? मैं तो समझता हूँ कि इस लॉस के नंबर ने और इस लॉस के साथ तमाम लेंडर्स की सपोर्ट, हमारी एबिलिटी टू फाइल 484 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव्ड बाय अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड, ये इस बात को फर्दर इंडोर्स करता है सर कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इसकी वजह मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो 40 अरब का लॉस आपको नज़र आ रहा है और अभी 3 महीने और हैं, आपने एक नंबर का है, मैं तो लिस्टेड कंपनी हूँ तो मैं अपनी तरफ से कोई नंबर कोट नहीं करना चाहता पूरे साल का, मगर ये जो भी नंबर होगा ना, मैं सर यहाँ पे आपको ये साबित कर सकता हूँ कि ये नंबर सर्कुलर डेट को नहीं बढ़ाएगा। ये हिट हमारे इन्वेस्टर्स ने लिए, इसकी एडजस्टमेंट हुई है फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स ऑफ के इलेक्ट्रिक। अगर आज के इलेक्ट्रिक एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिस्को होती, ये 40 अरब रुपए आपको नज़र आते एज अ लायबिल, जो कि या तो हमारी जो रिसीवेबल है उसमें से एडजस्ट हो जाते, ये लायबिलिटी नज़र आती और ये सर्कुलर डेट को बढ़ा रहे होते। बाकी डिस्कोस के अंदर जो आपको ये 3.5 ट्रिलियन या जो भी नंबर है, वो भी सबका एक एस्टिमेशन ही होती है, वॉट एवर इज़ द नंबर, ये नंबर रिवाई बनता ही ऐसे है कि जब आप डिस्कोस को 100 रुपये की बिजली बेचते हैं और वहाँ लॉसेज होते हैं और आप रिकवर करते हैं 60, 70, 80 जो भी, तो ये जो गैप होता है ना, ये इस सर्कुलर डेट को बनाता है। अगर ये सारे डिस्कोस प्राइवेटाइज हों और उनका किसी के ओनर आप हो, किसी का ओनर मैं हूँ, किसी का ओनर कोई और हो, और उसको एक पॉलिसी के तहत कुछ बेंचमार्क्स दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि जाइए काम कीजिए, जैसे हमें कहा गया, और उसके बाद वो अपने बेंचमार्क को मीट नहीं करता, तो ये उसकी कॉस्ट बनेगा रादर देन कॉस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको उसको एक टैरिफ देना पड़ेगा जो वर्केबल होना चाहिए। तो ये जो एफ़र्ट है ना, ये एफ़र्ट जब तक आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, ये TND की इम्प्रूवमेंट जो आपने बात की, बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात की, कि जो हमारे 36% लॉसेस थे वो आज 15% पर हैं। सर नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट है, आप उठा के देख लेंगे पूरे मुल्क में कितना इम्प्रूवमेंट आई है रिकवरी के अंदर और TND के अंदर। तो
जब तक आप उन एंटिटीज़ को जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, उनको पहले दिन एक सस्टेनेबल टैरिफ नहीं देंगे, उसके बाद उनसे बेंचमार्क्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्री नहीं करेंगे, आप सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व नहीं कर सकते। सर्कुलर डेट ऐसे इंक्रीज़ करा के ना, ये है एक तरीका, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि इससे सर्कुलर डेट खत्म। जैसे आपका कहने का मकसद है कि 2012 से 2022 तक जो आपने प्रॉफिट की है और उस प्रॉफिट के ऊपर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की और उस पर जो रिटर्न करके आपने रिटेन अर्निंग अपनी रखी हुई है, ये 40 अरब का लॉस आप उस अपनी जो आपने कमाई की है उसकी जेब में से दे रहे हैं, जबकि इस बात के बावजूद कि हमने 17 साल में आज तक या 18वां साल है 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला चाहिए। हाँ, और जबकि बाकी डिस्कोस में होता है कि ये कहीं जाके PHPL जो एक कंपनी जैसी होती है उसमें पार्क हो जाता है, उसके ऊपर लोन लगता है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं और कल को IMF कहता है कि भाई वो आप रिकवरी करें तो वो आपके 2-3 रुपए टैरिफ में ऐड अभी 3 रुपए 80 पैसे इंक्रीज किया आपने, फंडिंग कॉस्ट ऑफ सर्कुलर डेट आप तो 3 रुपए 80 पैसे वो ऐसे ही नाजरीन ऐड हुए हैं कि जैसे कि जो डिस्कोस के लॉसेस थे वो कम्युलेटेड लॉसेस वो आपने कहीं पार्क कर दिए जो सर्कुलर डेट की फॉर्म में होते थे, और उस पार्क करने के ऊपर आपने बैंक से लोन लेके वो कंपनीज को क्लियर किया, और अब उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है 3 रुपए 80 पैसे हमें अपने बिजली के बिलों में देना पड़ा है, जबकि के इलेक्ट्रिक के लॉसेस के इलेक्ट्रिक का बोर्ड लेगा, आप लोग नहीं लेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें को के इलेक्ट्रिक से मोहब्बत नहीं, हमें मुल्क से मोहब्बत है कि बाकी कंपनीज़ को भी प्राइवेटाइज़ करे, उनको प्राइवेटाइज़ करे ताकि उनके लॉसेस कम हो और उनके अंदर जो अगर लॉसेस कहीं आते हैं तो वो जो उनके जो भी ओनर्स हैं वो उसको अब्जॉर्ब करें, मैं और आप एज अ कंज्यूमर ना पे करें। तो ये बात है, और सर्कुलर डेट में आपकी ये जो 40 अरब है ये उसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ये आपको तक करेंगे। लेकिन कल को आप कहते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको वो पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए, क्योंकि जो 12% है तो 12% 21% है तो 21% पास ऑन होना चाहिए, 6% है तो 6% होना चाहिए। ये 12% करके कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये नहीं होना चाहिए। हमने जो टैरिफ फाइल किया है अलीगढ़ साहब, हमने उसमें जो रेगुलेटर है हमने उनको ये कहा है कि हमें ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट दी जाए, और मैं फिर यही आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अगर मुझसे ये कहा जाएगा कि आपको एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट फिक्स टैरिफ में डालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा और मैं उसको फिर टैरिफ पे डाल के बनाऊँगा, तो वो एक फोरकास्ट होगी। सो वो फोरकास्ट की मैं आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ फोरकास्टिंग द इंटरेस्ट रेट, आई एम इन द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग। आप सट्टा थोड़ी करने हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सर मेरी एक्चुअल कॉस्ट दे दें आप। अगर अल्लाह करे कल इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए तो 5% हो जाएगा तो टैरिफ कम करके अब बिजली बना के बेचना, सट्टा करना नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइए कि जी अब आपने बताया आपकी रिकवरी कम हुई है, जबकि बाकी डिस्कोस की जैसे हमने देखा कि उनकी रिकवरी और भी गिरी है, लेकिन आपकी रिकवरी चूँकि कम हो गई है और अब उसको आप कैसे मतलब वो जो लोग नहीं पे कर पा रहे उनसे आप कैसे पैसे लेंगे, और कल को अगर आपकी और रिकवरी कम होने के चांसेस है तो उसको किस तरह टैकल करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा ही है। एक तो पहली बात ये है कि ना हमने बहुत मैसिवली हम अवेयरनेस क्रिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि बिजली जो है ना वो महंगी है तो आप बिजली कम खर्च करें। उसके साथ साथ जो है ना हम इन इलाक़ों के अंदर अपने कैंप्स लगा रहे हैं और हम उनको जाकर के जो आपने हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे हैं, कभी हम कदम करते हैं, कभी हम करंट बिल का वादा करते हैं, जिससे हम लोगों को ये कहते हैं कि देखो आप करंट बिल की पेमेंट करो, पुराने के ऊपर हम उनके साथ किस्तें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिससे उनको इस बात का एक आसानी हो जाती है कि वो एक साथ पेमेंट ना करें और वो किस्तों में पेमेंट कर दें। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है अली साहब, वो लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि जिस तरह आपके खाने के पैसे ज़रूरी हैं, जिस तरह इलाज के पैसे ज़रूरी हैं, ये भी एक कमोडिटी है बिजली। तो अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और उसका रेट जो है ना वो हम नहीं डिटर्मिन करते, वो फेडरल गवर्नमेंट डिटर्मिन करती है। तो और यकीनन लोग अंडर स्ट्रेस हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे हैं वो दे नहीं रहे। बात यह है कि जो प्रायोरिटी होती है फॉर अ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वो ज़रा नीचे होती है। तो हम जितनी कैंपेन चलाते हैं, डिस्कनेक्शंस करते हैं, उससे हमारी एंडेवर ये है कि हम लोगों को ये समझाएं कि इसको ज़रा एक बिजली बचाएं और बिजली की पेमेंट को
अपनी प्रायोरिटी में ऊपर लेकर के आएँ। तो और मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो हमारी टीम्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस डेंट को कम से कम रखें। एट द सेम टाइम जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके तहत कुछ ना कुछ जो रिकवरी कॉस्ट है वो हमें रेगुलेटर से हमने मांगी हुई भी है और हम आगे भी मांगेंगे, जो कि ज़ाहिर बात है प्रूडेंट होनी चाहिए। और वो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि आप शहर को देख रहे हैं, कराची शहर 40% अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कच्ची आबादी कहलाती हैं। तो उन जगहों के ऊपर इतना आसान नहीं होता जा कर के आपका एक इलाका है जहाँ पे 10,000 लोग हैं, 6,000 पेमेंट नहीं करें तो आपको जाके उनकी 6,000 लोगों की बिजली काटना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ रिकवरी कॉस्ट जो है ना वो हमको और जब भी आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो भी आदमी आके ख़रीदेगा ना, वो जिस दिन टैरिफ सेट करवाएगा ना, उसने कहेगा कोई ना कोई तो मुझे रिकवरी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। 100% रिकवरी के ऊपर तो कोई एंटिटी ऑपरेट नहीं कर, ये तो आप जो है ना जहाँ बहुत सिक्योर बिजनेस करते हैं, जहाँ पे आपके पास एलसीज पड़ी होती हैं, वहाँ पे आपके पास बेड डेट्स हो जाते हैं। तो हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम तो मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि हमारे पास होता है, लेकिन मेजॉरिटी तो हमें जाके डिस्कनेक्शन ही करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो होगा, लेकिन चूंकि अभी आपके लॉसेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा और आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में एक तो लोड भी बढ़ जाता है, फिर कभी बारिश हो जाती है और अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बिजली भी चली जाती है, तो उसके लिए आपको इक़दामात करने पड़ते हैं, उसके लिए आपकी कॉस्ट होती है। तो और चूँकि आपकी कॉस्ट जो है इस वक्त बिजली बनाने की वो ज़्यादा है और जो आप पैसे बना रहे हैं वो कम है, जिससे आप लॉसेस कर रहे हैं। तो क्या इसको कम करने के लिए इस समर में आप लोड शेडिंग ज़्यादा करेंगे? क्योंकि कराची के लोग परेशान हैं, कुछ लोगों से बात हुई, वो ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने तो लॉस कर दिया तो इस दफ़ा तो दबा के लोड शेडिंग होगी। अली भाई, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश हमारी ये है कि जो हमारे लोड शेड की पॉलिसी है ना उससे हम डेविएट ना करें, और वो यही है कि जो लो लॉस एरियाज़ होते हैं और जो इंडस्ट्री होती है उनको 100% सप्लाई होती है विदाउट एनी शेडिंग। और फिर जो कैटेगराइजेशन है जिसमें कि मीडियम, हाई और वेरी हाई लॉसेस है, जहाँ पे कि शेडिंग होती है और उसका भी एक दौरानिया होता है जो पहले से बताया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस लॉस की वजह से हम लोड शेडिंग में इजाफ़ा फोर्सी नहीं कर रहे आज की तारीख़ में। तो ये हमने भी खबर देखी, अखबार में पढ़ी कि लोग कह रहे हैं कि अब तो बहुत लोड शेडिंग हुई, तो जो कि प्लान का हिस्सा नहीं है। ये तो आजकल ये भी कहते हैं ना कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो बिजली के तेल के पैसे नहीं होंगे, तो क्या उससे लोड शेडिंग होगी? देखिए, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ये जो है ना एक ज़रूर एक चैलेंज होगा। और चूँकि मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक के लिए लोगों को समझनी चाहिए। एक ये कि हम रेगुलेटेड है, दूसरी हमें फ्यूल जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो जो नया प्लांट जिसकी आपने बात की 900 मेगावाट, इसकी RLNG जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट करती है। अगर हम करना भी चाहें ना तो हमें इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ जाएंगे आज की तारीख़ में कि हमें कोई थर्ड पार्टी एक्सेस अलाउ किया जाए, टर्मिनल कैपेसिटी मिले हमें, फिर हम कोई जहाज़ लेकर आएँ, उससे हम एग्रीमेंट करें, फिर वो किसी के पोर्ट पे लगेगा, फिर वहाँ से हमें गैस आएगी। सो ये आज इस वक्त इसके रूल्स मौजूद नहीं। और आपने सुना होगा कि बहुत बात हो रही है इस बात पे कि जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स है उसकी एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ किया जाए, वो हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो मैं कहूँगा एग्रीमेंट्स की चीज़ों की होने की ज़रूरत है। तो गैस यकीनन, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस इंपोर्ट नहीं कर पाई तो फिर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो सकता है। अगर PSO जो हमें फर्नेस ऑयल देता है, अगर वो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाया और हमें अपने बिन कासिम प्लांट के लिए फर्नेस ऑयल चाहिए होगा, हमारे पास कुछ इन्वेंट्री होती है, जाहिर बात है ऐसा नहीं हो कि पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगा, वो इन्वेंट्री चलेगी और हम ये भी कोशिश कर लेंगे उस वक्त कि हम खुद इंपोर्ट कर लें। मगर हमारा ख्याल यही कि अगर एक आदमी है जो 4 लाख टन इंपोर्ट करता है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे ना तो हम 20,000 टन करेंगे, तो हम उनसे एफिशिएंट तो नहीं हो सकते इंपोर्ट करने में। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना तो खुदा ना खास्ता लोड शेडिंग हो सकती है। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि उसका ताल्लुक़ इस लॉस से नहीं है। अगर ये 40 अरब का लॉस की बजाय ये प्रॉफिट होता और गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल या गैस प्रोक्योर नहीं कर पाती तो भी लोड शेडिंग हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी लोगों को लोड शेडिंग तो मिलेगी इस समर में, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो या किसी भी जगह पे हो, हर जगह लोड शेडिंग होगी क्योंकि हुकूमत जो है वो तेल नहीं मंगवा पाएगी। अगर नहीं
अगर नहीं मंगवा भाई पाई हुकूमत इस वक्त 3 अरब की इंपोर्ट पे आ गई है, 6 अरब लास्ट ईयर इस वक्त थी। डीजल आपकी कंजम्पशन 50% पे चले गई है, बिजली 16% गिर गई है, हर इंडस्ट्री बंद हो गई है, IMF हो नहीं पा रहा, डिफॉल्ट रोकने के लिए करंट अकाउंट सरप्लस कर रहे हैं, तो कैसे इंपोर्ट कर पाएगी? तो देखिए ये तो बात है कि यकीनन कहीं ना कहीं पे ये फैसला ज़रूर होना चाहिए कि हम कौन सी बिजली बनाएं और उसकी क्या कीमत है, और ये डिसीजन whether to generate that power or not should not be dependent on the availability of fuel। ये आपको वैसे फैसला करना चाहिए ऑन अ नेशनल लेवल के अगर फॉर एग्जांपल डिमांड 20,000 मेगावाट से ऊपर जाएगी तो जो 20,000 के ऊपर वाले मेगावाट हैं उसकी कॉस्ट 40 रुपये आएगी मिसाल के तौर पे, और आप लोगों को बिल करेंगे 30 रुपये या 32 रुपये पे, और आप ये फैसला करते हैं एज अ नेशन कि ये वाली बिजली जनरेट नहीं करेंगे और लोड शेडिंग करेंगे। हमने श्रीलंका में देखा है कि क्या हुआ। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग है, और मैं तो अपने बारे में बात कर सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो आपकी स्टडी होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मुझे कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं आई है कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है। आज तक हमने अपनी फोरकास्ट वगैरह सारी जमा कराई हुई हैं। हमारा PLL के साथ एक एग्रीमेंट भी है जिसके तहत हमें उनको तकरीबन 130 MMCFD ऑफ गैस देनी है सो दैट वी कैन रन आवर प्लांट, और SSGC हमको बाकी 30 से लेकर के 70-80 MMCFD 90 तक देता है, जिससे हम बाकी प्लांट चलाते हैं अपने, और फिर PSO हमको फर्नेस ऑयल देता है, और बाकी हम नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं, जो कि वर्स्ट और बेस्ट सिचुएशन के अंदर 1000 से 1100-1200 मेगावाट तक होती है। अगर ये प्लानिंग चलती रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन ये है कि लोड शेड उस तरह ही होगा जितना कि हम नॉर्मल कोर्स में कर रहे होते हैं। हाँ, किसी इलाके में अगर हमारी रिकवरी का इशू होगा और वहाँ पे हमारी कोई एफर्ट चल रही होगी तो वहाँ पे लोड शेड हो सकता है, मगर उसकी रीज़न लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा, वो तो समझ आ गई। बहरहाल आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग शायद फ्यूल कंस्ट्रेंट की वजह से ना हो, मेरे ख्याल में शायद वो देखते हैं क्या होता। अच्छा, कमिंग बैक टू योर प्रॉफिट लॉस एंड ऑल दैट, इस वक्त एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, बड़े सीनियर लोग जो आपकी कंपनी के साथ कहीं पे एसोसिएट भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप हेडलेस चिकन है और आपके बड़े गवर्नेंस के इशूज़ हैं। तो आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये गवर्नेंस के इशूज़ हैं तो ये बड़े शदीद मसले हैं। गवर्नेंस मतलब थोड़ा मेरे लिए ये अजीब सी बात है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट ने बोर्ड को जून में बजट प्रेजेंट करते वक्त ये बता दिया था कि ये लॉस होगा, और वो जो पुराना बोर्ड था पहला बजट उन्होंने ही देखा था। तो या तो ये हो कि कोई ये कहे कि क्योंकि आप तो कह रहे थे कि प्रॉफिट होगा और लॉस हो जाए, तो कहें आप लोग को पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ये समझता हूँ कि वी प्रोवाइडेड फैंटास्टिक प्रोजेक्शन। दूसरी बात मैं फिर आपको ये कहूँगा कि सर 300 अरब का डेट है। स्पॉन्सर्स अपनी जगह जो बेचारे मेरे हिसाब से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज हमने आज तक उनको 1 सेंट डॉलर पाउंड डिविडेंड नहीं पे किया, मगर ये जो लेंडर्स है ना, और जब हम इस किस्म के डेट पे जाते हैं जहाँ पे आपको यूरोपियन मल्टीलैटरल्स पैसे देते हैं, और दे आर नॉट कोई गवर्नमेंट ऑफ किसी जर्मन गवर्नमेंट या चाइनीज़ गवर्नमेंट के इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो एक डायरेक्ट क्रेडिट होता है टू अ कंपनी, सर वो जो है ना बड़ा मेजर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और वो गवर्नेंस की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं कि बोर्ड इंडिपेंडेंट है नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है। और जब हम जिस इन्वेस्टमेंट प्लान की आपने बात की जो हमने जमा कराया, और इंशाल्लाह मैं अभी भी समझता हूँ कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे, हो सकता है ये अमाउंट और भी बढ़े। 484 अरब रुपए के वही नंबर अगर हम पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं ये अगले 7 साल में इन्वेस्ट होना है, तो अगर हमें, मैं समझता हूँ 60-40 डेट एक्विटी भी पकड़ लें, तो इसका मतलब है अली भाई कि कोई इसमें से कोई 300-350 अरब तो बोरिंग होगी। तो अगर ये 300-350 अरब रुपए की बोरिंग के इलेक्ट्रिक ने करनी है, तो इसका मतलब फिर से ये है ये लोकल बैंक्स तो नहीं कर सकते, तो आपको बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा। और
अगेन हम लिस्टेड कंपनी है, मैं बहुत सी चीज़ों को, एक मेरा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन जानी चाहिए पहले, मैं सर आज से काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। और हमारी जो टीम है, हमारा CFO, हमारी ट्रेजरी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन के लोग हैं, दे आर ऑलरेडी टॉकिंग टू big institutions to extend the credit which is needed to fund this investment plan, or we have presented that plan to our board also। हमसे भी सवाल किया गया था कि यार ये 484 अरब रुपए को फंड कैसे कराओगे, मतलब आप कह रहे हैं मैं कराची शहर में इतने पैसे खर्च करूँगा, आएंगे कहाँ से, क्या कोई इक्विटी आनी है? सर लेट मी वेरी क्लियर, कोई इक्विटी नहीं आ रही। तो क्या चीज़ें, दो चीज़ें होंगी, एक इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स एंड द रिमेनिंग इज बोरिंग। जब इन लेंडर्स के पास जाते हैं तो वो ये देखते हैं भाई तुम्हारे पास कैपेबिलिटी टू अर्न भी है या तुम डेट लोगे, डेट पे करने के लिए तो कोई पैसे नहीं देता इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि वी विल मेक सफिशिएंट एबिटा विच विल बी यूज्ड टू पे द लोन्स which are existing in today's balance sheet, number one. Number two, the incremental borrowing that is also going to be paid from that EBITDA which we are going to generate. But obviously मैं फिर एक बात पे ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि जो EBITDA बनेगी ना वो टैरिफ से बनेगी, टैरिफ रेगुलेटर ने देना है। और अब उनको भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कराची इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड ओनली if there is a company. So, और मैं इंशाल्लाह मैं बहुत फर्मली ये बात बिलीव करता हूँ कि we have a very compelling case और they will understand because numbers देखिए proof has to be in the pudding। तो हमने ये नंबर बताए हुए, तो गवर्नेंस की जब बात है, या तो कोई ये कहे आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, तो गवर्नेंस का इशू होगा। क्या आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है। जो प्लान्स हैं वो हमने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ही तमाम इंडस्ट्री को, कराची के स्टेक होल्डर, इस्लामाबाद, उनको बताया कि जी व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत थॉरली रेगुलेटर ने रिव्यू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंसल्टेंट्स हु हैव वेटेड दैट प्लान। इट्स नॉट दैट कि किसी ने कोई एक्शन शीट बना करके जमा करा दिया। अच्छा मुझे बताइए जी, आपने कहा कि जब आपने कभी एक पैसा या एक सेंट जो है डिविडेंड नहीं दिया, आपकी शेयर प्राइस देखें तो वो एक अपनी पार से भी बड़ी डिस्काउंट पे चल रही है, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिसने आपके शेयर्स दिए हुए हैं उसके लिए कोई मैसेज है कि भाई वो क्या करे, रोता रहे बस? उसके लिए मैसेज ये है कि पैवस्ता रहे शजर इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा, मैं फिर ये कहूँगा कि आप हमारे टैरिफ पिटिशंस हैं, वी कैन प्रोवाइड यू अ समरी आल्सो, एंड ऑब्वियसली ज़रूर आप देखें। और हमारा जो अगले 7 साल का प्लान है उसमें हमने डिविडेंड को एज एन आउटफ्लो रखा हुआ है। हमने वैसे 2015 में एक दफ़ा कोशिश की थी कि हम खाली माइनॉरिटी को डिविडेंड दे दें, मगर वो कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स की वजह से वो हमें अप्रूवल नहीं मिली। उस वक्त हमने कहा था कि 9% लोग हैं, बाकियों को नहीं मिल रहा है, इनको दे देते हैं, लेकिन हमें वो अप्रूवल नहीं मिली तो हमने नहीं दे पाए। तो हम जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार अगर कुछ हो सकता है तो कर दो, बट इट नेवर हैपेंड। सो लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि होगा। तो नाजरीन, ये हमारी एक कॉन्वर्सेशन थी मोनेस के साथ, जिसमें हमने ये जो इनकी 9 महीने की परफॉर्मेंस थी इस पे बात की, हमने इनके इन्वेस्टमेंट प्लान पे बात की, हमने मुल्क के अंदर जनरली जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर बात की, और इन्वेस्टर के कंसर्न किए और स्टेक होल्डर जो यहाँ पे कंसर्न किए। तो हमारा ये है कि इस लॉस की वजह से इनको लोड शेडिंग नहीं होगी। जो इनके फ्यूचर प्लान्स है कराची के अंदर, कराची से बाहर इन्वेस्टमेंट के, वो अपनी जगह रहेंगे और उसके लिए फाइनेंसिंग अरेंज कर रहे हैं। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए रहा कि बस पैवस्ता रहे शजर से, जैसे पूरी स्टॉक मार्केट जो है वो 7 के पी से 2-3 पे पी आ गई है, तो जब वो वापस आएगी तो के इलेक्ट्रिक भी वापस चले जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू मोनेस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हाफ़िज़।